हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एम जेस पर। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लाया हूँ रावलपिंडी सेंटर के फ़ीमेल कैंडिडेट्स के इंटरव्यू जो कि 18 जनवरी 2023 को कंडक्ट हुए हैं। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि जिन स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ होने जा रहे हैं वो ज़रूर जो है ना इंटरव्यू मेरे डिस्क्रिप्शन में, चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है और इसके अलावा मेल भी गिवन है, तो वहाँ शेयर कर दिया करें ताकि ये इस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन कर सकें और जो स्टूडेंट्स हैं जिनके इंटरव्यूज़ होने जा रहे हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और इंटरव्यू क्वेश्चन पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यू, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चंस जो है ना वो आज रावलपिंडी सेंटर पे पूछे गए हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं और मोस्टली एफएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यूज़। तो फर्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू जो चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया, वेलकम टू पीपीएससी बेटा। एंड देन क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज। एंड देन क्वेश्चन पूछा गया यू आर फ्रॉम अटक एंड व्हाट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ अटक। अटक जो है वो मेरा फेवरेट सिटी भी है और इसके अलावा ये पूछा गया कि अटक का एब्रीवेशन क्या है। देखें, इसका जो आंसर जो है वो मुझे कहीं भी मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि अटक भी किसी चीज़ का एब्रीवेशन है। अगर आप लोगों के इल्म में है जो अटक के रहने वाले हैं या आप में से कोई पश्तून है, तो आई थिंक ये अटक पश्तून वर्ड है और वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसको शेयर कीजिएगा ये आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ दी ओल्ड नेम ऑफ अटक। अटक का जो ओल्ड नेम है इसको कहा जाता है कैम्बलपुर कहा जाता है अटक को। CAMPBELL कैम्बलपुर इसका नाम है, इसका ओल्ड नेम है, वेरी फेमस है। एंड देन पूछा गया ऑन विच बेसिस ओल्ड नेम वाज गिवन। देखें, इसका जो ओल्ड नेम दिया गया था ये एक कैम्बल एक मैन था जिसने इस सिटी को फाउंड किया था, इसी वजह से इसको कैम्बलपुर का नाम दिया गया। देन क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया। इंटरेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स विद द मैटर इज़ नोन एज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ जो क्वेश्चन पूछे गए, मैडम की तरफ से क्वेश्चन पूछे गए व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की मेन कॉजेज़ क्या हैं। देखें, ग्लोबल वार्मिंग जो मेन कॉजेज़ हैं वो एक तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, और इसके अलावा जो जनरेट ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती हैं ये। और इसके अलावा जो है ना अगर हम बात करें तो इसकी फॉसल फ्यूल्स भी जो है ना वो मेन काज है ग्लोबल वार्मिंग का। और इसके अलावा जो है डिफॉरेस्टेशन भी ग्लोबल वार्मिंग काज कर सकती है। और इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से होती हैं ये भी ग्लोबल वार्मिंग काज कर सकते हैं। तो ये मेन काजेज़ हैं ग्लोबल वार्मिंग के। देन क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर दी रिएक्शंस इन दी ग्लोबल वार्मिंग। देखें, जो ग्लोबल वार्मिंग की केमिस्ट्री है वो बहुत सिंपल है कि IR रेडिएशन, जो सनलाइट आती है उसमें जो IR रेडिएशंस होती हैं वो एटमॉस्फेयर पे मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड्स होते हैं या अदर्स पोलूटेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसको जो है ना वो इसकी दोबारा रीबाउंड्स नहीं करने देते, जिसकी वजह से उस एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। दिस इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। तो सिंपल केमिस्ट्री है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें सनलाइट जो होता है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उसको अब्सॉर्ब कर लेती है IR रेडिएशंस को, तो जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये एक सिंपल केमिस्ट्री है इसकी ग्लोबल वार्मिंग की। देन पूछा गया व्हाट आर CFCS स्टैंड्स फॉर। दिस इज़ नोन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनको कहा जाता है। दीज आर दी क्लास ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। और ये मोस्टली यूज़ होते हैं रेफ्रिजरेंट्स में और एरोसोल प्रोपेलेंट्स में इनको यूज़ किया जाता है। और दे काज द डैमेज, ये ओजोन लेयर को क्या करते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं ड्यू टू दी फ्री, ये इमिट करते हैं क्लोरीन एटम इसके होते हैं जो फ्री रेडिकल फॉर्म में होती है। और फ्री रेडिकल इसमें मैकेनिज़्म होता है वो जो है ना वो ओजोन को क्या कर सकता है, डैमेज करता है। एंड देन पूछा गया व्हाट इज़ द बफर सोल्यूशन एंड बफर कैपेसिटी। बफर सोल्यूशन क्या है एंड बफर कैपेसिटी क्या है। बफर सोल्यूशन इज़ बेसिकली द सोल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन pH व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेसिस आर एडेड। जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस को ऐड किया जाता है तो pH चेंज होने से सोल्यूशन जो होता है वो उसको क्या कर देता है, रेजिस्ट करता है, बचा लेता है, तो इसको कहा जाता है बफर सोल्यूशन। एंड देन क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होती है। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ बफर टू कैपेबिलिटी ऑफ बफर टू रेजिस्ट द चेंज इन pH। इसको कहा जाता है बफर कैपेसिटी कहा जाता है। और व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेसिस आर दी एडेड। देन पूछा गया कि
1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हाउ मैनी एवोगैड्रोज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी एफएससी में गिवन है। देखें सल्फ्यूरिक एसिड की अगर आयोनाइजेशन करवाई जाए H2SO4 के केस में तो ये हाइड्रोजन आयंस 2 हाइड्रोजन आयंस हमें मिलते हैं और इसके रिज़ल्ट में हमें 1 जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन जो कि सल्फेट आयन है वो हमें मिलता है। इसमें पूछा गया कि 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल है तो कितने एवोगैड्रोज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस के, तो हाइड्रोजन आयन के 2 हाइड्रोजन आयन है तो इट मीन 2 मोल्स ऑफ इसके बनते हैं। और जब 2 मोल्स हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं हमें वो मोल्स को अगर एवोगैड्रोज नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो तब जाके मिलते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 आयंस बन जाएंगे। इसके रिज़ल्ट में अगर हम इनको कैलकुलेशन करें तो इसका रिज़ल्ट आ जाता है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻24 आयंस बनते हैं। तो हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिव दी 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻24 आयंस मिलते हैं हमें। देन क्वेश्चन पूछा गया हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस। टोटल नंबर ऑफ जो नेगेटिव आयंस हैं, देखिए इसमें से ओनली 1 नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहा है। आप इसमें कंफ्यूज मत हों, इसको जो है ना वो नंबर ऑफ आयंस एंड नंबर ऑफ चार्ज दीज आर बोथ डिफरेंट टर्म्स। तो हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, तो नेगेटिव आयन जिसमें है वो ओनली 1 नेगेटिव आयन है। तो इस केस में अगर हम बात करें इसकी कैलकुलेशन करें तो ओनली 1 नेगेटिव आयन है, तो इसमें 1 नेगेटिव आयन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोज नंबर के साथ, तो एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻23 तो सिंपल एवोगैड्रोज नंबर के इक्वल आ जाएगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻3। अगर कहा जाता है कि चार्जेस कितने हैं, नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो देन देखें इसके पास जो चार्ज हैं वो 2 नेगेटिव चार्ज हैं, तो देन आपने 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन सब्जेक्ट्स पर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। देखें जो ऑर्बिट होता है दिस इज़ दी सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, जबकि ऑर्बिटल की बात करें तो ये एक जो है ना वो स्पेस होती है जिसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। एक ये डिफरेंस है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इट इज़ इसमें ऑर्बिट जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 प्लेन, इसमें इलेक्ट्रॉन की 1 प्लेन मूवमेंट को शो करता है, जबकि जो ऑर्बिटल है ये 3 डायमेंशनल प्लेन को शो करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ऑर्बिट होता है ये जनरली इसको शेल भी कहा जाता है, जो ऑर्बिटल होता है इसको हम जनरली ऑर्बिट्स भी कहते हैं, और सॉरी ऑर्बिटल को हम जो है ना वो इसको ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। ऑर्बिट जो है इज़ जनरली सर्कुलर और इलेप्टिकल इन शेप में होता है, और जबकि जो ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट शेप में होता है, स्फेरिकल भी होता है, डम्बल भी होता है, और इसके अलावा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी इसकी होती है। तो ये है जी इसका बेसिक डिफरेंस। ओके, देन पूछा गया व्हाट इज़ मीट बाय हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है। देखें हाइड्रेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन द 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिजॉल्व इन द वाटर टू गिव द इनफिनाइट डाइल्यूशन, जब देता है सोल्यूशन में तो इसको हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है। देन क्वेश्चन पूछा गया विच वन हैज़ हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी अमॉन्ग लिथियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एंड वाई, और इसकी रीज़न भी बताएं। देखिए हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशो। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज टू साइज़ रेशो, जिसका चार्ज ज़्यादा होता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर होती है, और जिसका साइज़ ग्रेटर होता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। तो अगर हम बात करें दोनों के केस में, अगर हम कंपेयर करें लिथियम को, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम को, इस केस में लिथियम का जो साइज़ है वो एक तो स्मॉल है, लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम के साइज़ में इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता क्योंकि एक सेम ऑर्बिट है, सेम पीरियड है, तो इसलिए चार्ज का डिफरेंस देखा जाता है। तो लिथियम के पास चार्ज कम है जबकि मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज है, तो इस वजह से मैग्नीशियम जो है ना वो इसका जो है ना वो हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर होती है। अगर हम अब मैग्नीशियम को कैल्शियम के साथ कंपेयर करवाएँ तो इस केस में क्योंकि दोनों पे चार्ज तो इस पे भी पॉजिटिव है, लेकिन कैल्शियम का चार्ज साइज़ ग्रेटर है, तो साइज़ ग्रेटर होने की वजह से इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। तो जो एक्चुअल ऑर्डर बनता है कि इन तीनों में से मैग्नीशियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ग्रेटर होती है, देन कैल्शियम की ड्यू टू द चार्ज, और उसके बाद जो है सबसे कम जो होती है वो लिथियम की होती है। अगर हम इसकी वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम की आलमोस्ट जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो 1891 जो होती है,
किलो जॉल पर मोल में होती है, जबकि कैल्शियम की होती है, ये नेगेटिव में वैल्यूज़ होती हैं क्योंकि एनर्जी रिलीज़ होती है। और कैल्शियम के केस में अगर हम बात करें तो कैल्शियम की आलमोस्ट के 1562 के राउंड अबाउट होती है, और लिथियम की जो होती है ये 499 के इक्वल होती है। देन क्वेश्चन पूछा गया 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन एवोगैड्रोज नंबर। सोडियम के जो 23 ग्राम हैं वो एवोगैड्रोज नंबर कितने होते हैं। देखें 23 ग्राम ऑफ सोडियम दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल, ये 1 मोल के इक्वल होता है। और इसमें जो एवोगैड्रोज नंबर होंगे इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो इसमें जो सोडियम के एटम्स होंगे इस तरह कह लें, या एवोगैड्रोज नंबर होंगे वो इतने ही होंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। देन ये था जी फर्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू। सेकंड इंटरव्यू जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वेलकम टू पीपीएससी बेटा। एंड देन क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज़, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज़। एंड देन क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर यूजेस, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और इनके यूजेस क्या हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स आर दी polyhydroxy aldehydes and polyhydroxy aldehydes and ketones इनको कहा जाता है। और अगर हम इनकी यूजेस की बात करें जो कार्बोहाइड्रेट्स दे प्रोड्यूस दी एनर्जी, और इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं आप कह लें इसको, और इसके अलावा दे बिल्ड दी माइक्रो मालिक्यूल्स की प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होती हैं, और इसके अलावा ये स्टोर करती हैं प्रोटीन्स को भी, और असिस्ट इन दी लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये चेयरमैन की तरफ से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ यूर स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन के बारे में पूछा गया। एंड देन पूछा गया व्हाट इज़ पीएच एंड पीओएच, वेरी सिंपल क्वेश्चन। द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज़ द पीएच एंड द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज़ द पीओएच। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं जो एफएससी बेस्ड हैं। देन पूछा गया रेंज ऑफ एसिडिक पीएच की क्या रेंज होती है भाई, 7 न्यूट्रल होती है और 7 से नीचे, यानी कि 0 से लेकर जो 6 तक ये जो रेंज है ये एसिडिक पीएच है। देन पूछा गया H2SO4 प्रोड्यूस हाउ मैनी नेगेटिव आयन्स, ये क्वेश्चन पूछा गया। दोबारा वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है कि H2SO4 के कितने नेगेटिव आयन्स होते हैं। देखें इसमें अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, वही सेम क्वेश्चन कि इसमें ये हमें देता है 2 हाइड्रोजन आयन, 2 पॉजिटिव आयन देता है और एक ही नेगेटिव आयन सल्फेट आयन देता है। तो एक ही सल्फेट आयन है, तो इसका मतलब ये हुआ ओनली 1 नेगेटिव आयन्स हैं। और अगर हम बात करें मोल्स के केस में तो एवोगाड्रोज नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, अगर 1 मोल की बात की जा रही है तो वो आपका टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आयन्स भी आ जाएंगे। देन क्वेश्चन पूछा गया कि SPDFR शेल, ऑर्बिट, सब शेल एंड ऑर्बिटल क्या हैं। देखें ये कंफ्यूज किया गया है, शेल को ऑर्बिट भी कहा जाता है, ये सेम नेम है, और सब शेल को ऑर्बिटल भी कहा जाता है, ये हैं। तो SPDFR दी ऑर्बिटल्स, दीज आर दी सब शेल्स इनको कहा जाता है, या ऑर्बिटल्स कहा जा सकता है। देन क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द शेप ऑफ पी सब शेल, जो पी सब शेल की जो शेप होती है ये डम्बल शेप होती है, जिस तरह टॉफ़ी होती है, ठीक है, और 3 डायमेंशनल स्पेस में ये एग्जिस्ट करते हैं पी सब शेल्स। देन पूछा गया इज़ देयर एनी लूप इन द पी सब शेल, यस पी सब शेल का लूप ही होता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड देन पूछा गया डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द गैसियस आइसोलेटेड एटम। तो ये है सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया। देखें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ये भी सेम टर्मिनोलॉजी है, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी आप कह सकते हैं, दोनों जो टर्म्स हैं ये रिलेटेड हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन या रिलीज द इलेक्ट्रॉन एंड फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज कीटाइंस। तो पॉजिटिवली चार्ज कीटाइंस की फॉर्मेशन जो है ना इसको कहता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जितनी भी मेटल्स हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होती है तो उसका ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ग्रेटर होता है। जिस तरह एलुमिनियम आयन है, एलुमिनियम है, उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होती है तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर भी ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू द मैग्नीशियम, लिथियम एंड सो ऑन। तो ये ऑलमोस्ट सेम टर्मिनोलॉजीज़ हैं अगर आप इनको कंपेयर करवाएं तो। देन पूछा गया हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब देखें यहाँ भी कंफ्यूज किया गया है, हाइड्रेशन एनर्जी एंड द हीट ऑफ हाइड्रेशन आर द सेम टर्मिनोलॉजीज़। हाइड्रेशन एनर्जी भी इसको कहा जा सकता है और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। देन पूछा गया शेप ऑफ वाटर मालिक्यूल, वाटर मालिक्यूल की शेप क्या होती है। वाटर मालिक्यूल की शेप कुछ इस तरह होती है, दिस इज़ द बेंट शेप,
क्या 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 कौन सी शेप है, बेंट शेप कहा जाता है। देन पूछा गया ज्योमेट्री ऑफ वाटर, वाटर की ज्योमेट्री क्या है, तो वाटर की जो ज्योमेट्री है, क्योंकि इसमें लोन पेयर भी होते हैं, तो अगर हम बात करें तो वाटर की जो ज्योमेट्री है, दिस इज द टेट्राहेड्रल, क्या है, टेट्राहेड्रल इज द ज्योमेट्री ऑफ वाटर। देखें सम टाइम जनरली हम क्या करते हैं, कुछ लोग इसको कंफ्यूज करते हैं शेप एंड ज्योमेट्री को। शेप एंड ज्योमेट्री बोथ आर दी डिफरेंट टर्म्स। देखें जो शेप किसी भी सब्सटेंस की या मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, बॉन्डेड एटम की वजह से होती है। जिस तरह हम बात करें वाटर के केस में, तो वाटर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, जिसमें लोन पेयर्स जो है ना वो इलेक्ट्रॉन हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे। तो अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो ये जो शक्ल है, आप ये जो शेप है, ये आपको बेंट शेप नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है, बेंट शेप। इस तरह अगर आप लोन पेयर भी इन्वॉल्व कर लेते हैं तो उस वक्त जो टोटल यानी कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दे गिव द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज गिवन बाय द लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, जबकि जो शेप है दिस इज़ ओनली गिवन बाय दी बॉन्ड पेयर की वजह से शेप जनरेट होती है। इस तरह क्वेश्चन पूछा गया शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मीथेन, मीथेन की बात कर लें, देखें इसमें कोई लोन पेयर है ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में हम बात करें हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो इस केस में इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल है और ज्योमेट्री भी क्या है, टेट्राहेड्रल है। दोनों केसेस में शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मीथेन सेम टेट्राहेड्रल है। देन पूछा गया व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। शेप इज़ ड्यू टू दी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बट ज्योमेट्री इज़ गिवन बाय दी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, दोनों की वजह से दिखाई देती है। जिस तरह सिंपल एग्जांपल अगर आपको और एग्जांपल समझाने की ट्राई करूँ अमोनिया के केस में, तो अमोनिया के केस में अगर हम बात करें तो इसका दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो देखिए इसमें लोन पेयर इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे, तो ये क्या है, पैरामिडल शेप है। क्या है, पैरामिडल शेप है। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो अब इसके ऊपर लोन पेयर भी होता है, इसको भी इंक्लूड करेंगे तो ये कौन सी है, टेट्राहेड्रल जो है ना वो इसकी ज्योमेट्री होगी। तो ये थी जी क्वेश्चन, ये थी जी आज के इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि रावलपिंडी सेंटर पे पूछे गए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एफएससी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो रावलपिंडी सेंटर के इंटरव्यूज़ हैं और इंशाल्लाह होप्स हो कि मुल्तान सेंटर के अपडेट हो जाएंगे, होप्स हो। और इंशाल्लाह और एक और बात आप लोगों से कि जितने लोगों के भी इंटरव्यूज़ होने जा रहे हैं तो वो काइंडली वो मुझसे शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं मैक्सिमम लोगों तक ये डिस्कशन हो और इसको शेयर करें। तो अपना अच्छा सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।